अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ है। सबसे पहले कूलम्स लॉ का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए हमने ये पढ़ रखा है कि चार्जेस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दूसरा नेगेटिव चार्जेस हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे आमतौर पे ये समझा जाता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन्स पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद ये बात भी हमें पता है कि जो एक जैसे चार्जेज़ हैं, लाइक चार्जेज़ जो हैं, वो एक-दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेज़ हैं, वो एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 नेगेटिव चार्जेज़ को एक-दूसरे के करीब रखते हैं, तो ये लाइक चार्जेज़ होंगे और वो दोनों एक-दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। उसके मुकाबले में अगर आप एक पॉज़िटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को एक-दूसरे के करीब रखेंगे, तो वो एक-दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। So like charges repel each other and unlike charges attract each other. उसके बाद जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ दीज फोर्सेस यानी जो अट्रैक्शन की फोर्स है या रिपल्शन की फोर्स है उनकी क्वांटिटेटिव नेचर को स्टडी करने की तरफ जो है वो काम करना शुरू कर दिया। अब क्वांटिटेटिव नेचर क्या होती है इसको समझिए। क्वांटिटेटिव नेचर ये होती है कि आप एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर आप नंबर्स बताएं कि इस किसी वैल्यू को इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से किसी दूसरी वैल्यू पर क्या असर पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी एक्सपेरिमेंटल जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो बेसिकली क्वांटिटेटिव नेचर में आते हैं। आसान अल्फाज में ये कि कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी किस फिज़िकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी किस फिज़िकल क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये क्वांटिटेटिव नेचर में आता है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव नेचर में जो सबसे रिमार्केबल काम किया वो चार्ल्स कूलम ने किया। ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। 1784 में इसने इस एक लॉ पेश किया, अपने नाम से ही मंसूब किया उसने, कूलम्स लॉ के नाम से। अब ये कूलम्स लॉ जो है ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की क्वांटिटेटिव नेचर को। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ये लॉ इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सिमिलर है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि आइज़ैक न्यूटन ने पेश किया था, वो मैसेस के हवाले से है और जो कूलम्स लॉ है ये चार्जेस के हवाले से है। तो कूलम्स ने ये कहा कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। यानी जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स अप्लाई हो रही है वो चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और वो जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली जो हिस्सा है इस स्टेटमेंट का कि फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस का मतलब Q1 Q2 और फोर्स को आप F से ज़ाहिर करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में देखिए F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। उसके बाद है फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फोर्स को F से ज़ाहिर कर रहे हैं, डिस्टेंस को R से ज़ाहिर कर रहे हैं, सो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब देखिए थर्ड लाइन में क्या किया गया है कि दोनों लाइन्स, पहली जो दोनों लाइन्स हैं उनमें चूँकि लेफ्ट साइड पे F की ही डिपेंडेंस है तो उनको मिला दिया गया है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और लास्ट वाली लाइन में क्या किया गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में लाने के लिए हम कांस्टेंट के लेकर आए हैं। सो ये इक्वेशन बनेगी F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जी जनाब, तो अब बात करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी के की। तो देखिए के जो है ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को
इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए हम कांस्टेंट आपको पता है लेके आते हैं। तो ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 2 फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करती है। पहला फैक्टर जो है वो नेचर ऑफ द मीडियम है, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। देखिए नेचर ऑफ द मीडियम से यहाँ ये मुराद है कि आगे चल के हम ये पढ़ेंगे कि जब आप 2 चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम रखते हैं जिसे आगे चल के हम डाइइलेक्ट्रिक का नाम दे देंगे, तो उसकी वजह से कूलम्ब्स फ़ोर्स जो है वो रिड्यूस होती है यानी कम होती है। तो मीडियम की नेचर क्या है, इसका इस चीज़ का बहुत असर होता है कूलम्ब्स फ़ोर्स पर कि कूलम्ब्स फ़ोर्स जो है वो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी और के कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी। दूसरी चीज़ जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट का जो सिस्टम है वो इस्तेमाल होता है। आपने 9th में जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ रखा है। इसके अलावा भी यूनिट्स के सिस्टम होते हैं, मिसाल के तौर पर सीजीएस है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड्स। इसी तरह से और भी बहुत से यूनिट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले सिस्टम्स हैं जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो के की वैल्यू क्या होगी, इसका ताल्लुक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से भी होता है कि आप जो वैल्यूज़ हैं आर और Q1, Q2 इनकी वैल्यूज़ किन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ले रहे हैं। अगर आप स्टैंडर्ड के तौर पर जो नेचर ऑफ द मीडियम है उसको आप मीडियम को के तौर पर फ्री स्पेस को ले लें और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए आप एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल को जो है वो आप ले लें, तो के की जो वैल्यू है उसका रिलेशन ये बनता है के इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई के हवाले से आपको पता है, आपने पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में कि पाई की वैल्यू जो है ये 3.14 होती है। एप्सिलॉन नॉट भी जो है ये कांस्टेंट नंबर है। इसका नाम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसकी वैल्यू जो गिवन है 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज़ टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, थोड़ी-सी बात यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के हवाले से हम कर लें कि बेसिकली जब एक चार्ज एक जगह पे मौजूद होता है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होती है और उसी इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की वजह से दूसरे चार्ज पर जो है वो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फ़ोर्स लग रही होती है। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है वो फ्री स्पेस में कितना आगे तक पेनिट्रेट कर सकती है। यानी कितना परमिएट कर सकती है, उसको कितनी इजाज़त मिलती है, वो कितना आगे तक सरायत कर सकती है फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की जो फ़ोर्स है या इलेक्ट्रिक फ़ील्ड कहाँ तक जो है वो फ्री स्पेस की मौजूदगी में दूसरे चार्ज पर जो है वो फ़ोर्स लगा सकता है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो कहलाती है। अगर आप यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू जो है वो रिप्लेस करें, तो के की वैल्यू जो आती है वो है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बड़ा अहम एमसीक्यू भी है कि के की वैल्यू क्या है, तो वो है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी वैल्यू याद रखिएगा। कूलम्स फ़ोर्स जो है ये एक म्यूचुअल फ़ोर्स है। म्यूचुअल फ़ोर्स ऐसी फ़ोर्स को कहा जाता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फ़ोर्स लगा रहा होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर फ़ोर्स लगा रहा होता है। इन दोनों फ़ोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन ऑपोज़िट होती है। तो ऐसा ही चार्जेस के केस में होता है। कूलम्स फ़ोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होती है, Q1 Q2 पर फ़ोर्स लगा रहा होता है और Q2 भी Q1 पर इक्वल मैग्नीट्यूड की फ़ोर्स लगा रहा होता है, लेकिन इन दोनों फ़ोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोज़िट होती है। डायग्राम में दिखाया गया आपके पास 2 चार्जेस हैं Q1, Q2। देखिए पहले हिस्से में ए वाले हिस्से में Q1 Q2 पर फ़ोर्स लगा रहा है और उसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर किया गया है F21 से और उसका जो पोज़ीशन वेक्टर है R21 हैट वो उस फ़ोर्स की डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। उससे नीचे बी पार्ट में देखिए Q2 Q1 पर फ़ोर्स लगा रहा है और उस फ़ोर्स को ज़ाहिर किया है F12 से। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, चूँकि फ़ोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक तो मैग्नीट्यूड है इन फ़ोर्सेस की और एक जो है वो डायरेक्शन है।
जैसा कि बताया गया कि इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होंगी और कूलम्स लॉ के मुताबिक वो होंगी F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब फ़र्क किसमें आएगा? फ़र्क आएगा डायरेक्शन में। और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ F21 फोर्स के लिए पोजीशन वेक्टर R21 हेड इस्तेमाल हो रहा है और F12 के लिए फोर्स के लिए जो है वो R12 हेड जो है वो पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल हो रहा है। आइए इनके फार्मूलाज देखते हैं। देखिए F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नीचे भी उसकी सेम मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। R21 जैसा कि मैंने बताया वो फोर्स F21 के लिए पोजीशन वेक्टर है और R12 हैट ये F12 के लिए पोजीशन वेक्टर है। दो चार्जेस के दरमियान कूलम्स फोर्स डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम पर। If the medium is an insulator, it is usually referred as dielectric placed between the charges. यानी अगर आप दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रखते हैं जो आमतौर पर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है तो उसे डाइइलेक्ट्रिक कहा जाता है। अब इस डाइइलेक्ट्रिक की मौजूदगी जो है उसकी वजह से ये देखा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के दरमियान होती है वो रिड्यूस हो जाती है यानी कम हो जाती है। अब उस कमी को जब ऑब्जर्व किया गया तो उसकी रीज़न जो है वो तलाश करने की कोशिश की गई कि डाइइलेक्ट्रिक के रखने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन में कमी क्यों आई है। तो उसके रीज़न समझ लीजिए। बेसिकली होता क्या है कि जब आप दो चार्जेस लेते हैं और उनके दरमियान डाइइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो वो चार्जेस जो हैं वो न्यूट्रल डाइइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर देते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, वो न्यूट्रल डाइइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर देते हैं। मुराद ये कि उस डाइइलेक्ट्रिक के एक सिरे पर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे सिरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पोलराइजेशन एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड के पैदा होने की वजह बनती है। अब फील्ड्स दो हो गई, एक चार्जेस की वजह से जो ऑलरेडी मौजूद थी और दूसरा इस डाई इलेक्ट्रिक के पोलराइज होने की वजह से। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं ये एक दूसरे को अपोज करती हैं और उस अपोज करने के नतीजे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाती है और ये रिड्यूस होती है बाय अ सर्टेन फैक्टर जिसको आप नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन आर से। अब जो कूलम्स लॉ ने से हमने जो फार्मूला पढ़ा था F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा और वो चेंज क्या होगा कि जहाँ एप्सिलॉन नॉट आप लिख रहे थे, अगर आपने डाइइलेक्ट्रिक प्लेस किया है तो फिर एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और फैक्टर भी ऐड अप हो जाएगा और वो होगा एप्सिलॉन आर। और डाइइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में जो कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला होगा वो ये होगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।